तो नारायणपुर के ओएंगर जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है, जहां आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी और डीआरजी जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, नारायणपुर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी और डीआरजी जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद किए हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारी मात्रा में हथियारों को सुरक्षा बलों ने यहां पर बरामद किया है और नक्सलियों के हौसले लगातार देखिए किस तरीके से पस्त किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है। आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी और डीआरजी ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं। बरामद सामान में 175 मीटर इंडस्ट्रियल प्राइमाकॉर्ड, 10 मीटर सेफ्टी फ्यूज, 10 रोल इलेक्ट्रिक वायर और एक आईईडी मैकेनिज्म, साथ ही देशी पिस्टल, 2 स्टील कंटेनर और साथ ही लंबा बोरिंग पाइप भी इसमें शामिल है, जो सुरक्षा बलों ने बरामद की है। और सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ी वारदात होने से टल गई है और नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नाकाम किए। भोपाल में बक्से में महिला का शव मिलने के सनसनीखेज मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किस तरीके से बक्से में जो शव पुलिस को बरामद हुई थी, दरअसल उस महिला का हत्यारा कोई और नहीं, उसका प्रेमी ही था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। सिया और उसके प्रेमी समीर की मुलाकात दरअसल अक्टूबर महीने में हुई थी और गला घोंटकर समीर और परिवार ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब समीर के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है सिया की हत्या के मामले में। और पुलिस ने आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। और जिस तरीके से देखिए टंकी में शव को बक्से में डाल करके रखा गया था, पुलिस ने उसकी खुलासा करते हुए इसकी जानकारी दी है और बताया है कि समीर ने ही हत्या की थी और इस हत्या में समीर का पूरा परिवार शामिल था और पूरे परिवार ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। और देखिए, दोनों की शादी हालांकि अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन सिया अपने प्रेमी समीर के साथ ही रहती थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और जिसके बाद सिया की हत्या कर दी गई, क्योंकि सिया लगातार इनके घर में विवाद का कारण बन रही थी। परिवार के बीच में सिया को लेकर के विवाद हो रहा था और ऐसे में इन परिवार वालों ने सिया की हत्या की साजिश रची और सिया की हत्या कर दी गई। में जो बंद पेटी में महिला का लाश मिला था, उस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी और जिस महिला की हत्या हुई है वह आरोपी की तीसरी पत्नी थी। 200 मीटर की दूरी पर ही आरोपी का घर है, जहां पर महिला का लाश मिला था बंद पेटी में। यानी आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां पर आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। और पुलिस को जैसे इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने आरोपी के साथ साथ पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जो है वो कहीं ना कहीं जुटी हुई है। बात करें तो अब तक जो जानकारी सामने आई है, जो कि आसपास के लोग बता रहे हैं, ये बताइए आपने जब यहाँ पर देखा किस तरीके से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और क्या जो है कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गए? सुबह हम तो सो रहे थे, हमें तभी पता चल रहा है कि पुलिस आई थी सुबह, सब घर वालों को ले गई, 4-5 जनों को ले गई। यहाँ पर कभी झगड़ा हुआ देखा हुआ था? झगड़ा तो कुछ नहीं था, बस यही घरों में होता, छोटा मोटा वो होता था। और एक पैसों पे से वो ये कहती थी अगर मुझे नहीं रखना तो मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊँ। क्योंकि वो जब भी आई थी मोबाइल से तो वो पैसे लेके आई थी अपने घर से, थोड़े बहुत जो भी तो वो खर्चा होगा तो उसके यहाँ पर, तो वो घर वालों से कहती थी मेरा पैसा दे दो, मैं चली जाऊंगी। इस पे से पुलिस वालों को भी ला चुकी थी वो 2-3 बार यहाँ पर। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहाँ पर पूरे परिवार के साथ जो है ये लोग यहाँ पर रहते थे और सीधे तौर पर पुलिस ने सभी
परिवार के लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकल करके सामने आया है उसके बाद से हम कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। अच्छा, ये बात की जानकारी मिले इंस्टाग्राम के जरिए जो है इसने वो ऐसी आई कहने लगे कि वो इंस्टाग्राम से आ गई, उनकी पहले की बीवी भी थी, दूसरी भी ऑनलाइन आई, तीसरी भी ऑनलाइन आई, ये ऑनलाइन वाली तीसरी वाली खत्म हुई हो गई। यानी तीनों जो पत्नियां थी उसकी वो इंस्टाग्राम के जरिए बनी थी, और अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि पैसों को लेकर के जो है तीसरी पत्नी के साथ यानी सिया के साथ विवाद हुआ। उसके बाद से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और बंद पेटी में जाकर के लाश को दफनाने का काम किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या पसंद अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 24 साल की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2022 में फेसबुक पर राकेश कुशवाहा नाम के युवक से उसकी पहचान हुई थी, लेकिन बाद में उसके असली नाम का महिला को पता चला और आरोपी का असली नाम फैजान बताया जा रहा है। महिला के अनुसार आरोपी ने धमकी देकर जबरन संबंध बनाए और जेल से छूटने के बाद भी वह लगातार युवती पर दबाव बना रहा था और पुलिस ने मामले में बलात्कार सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाया है और यह बताया कि जिस युवक से उसकी पहचान हुई थी उसने अपना नाम साल 2022 में राकेश कुशवाहा बताया था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और उसके बाद जब असली नाम का पता चला तो महिला दंग रह गई। दरअसल आरोपी का असली नाम फैजान था और इसके बाद दोनों के बीच में विवाद होते रहे। आरोपी ने धमकी दिया और जबरन धमकी देकर संबंध भी महिला के साथ में बनाए और इसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। तो देखिए, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का पता बदल चुका है। जो पीएमओ का कार्यालय का जो पता था वो अब बदल गया है और सेवा तीर्थ से ही अब मोदी की सरकार चलने वाली है, क्योंकि पीएमओ पहले इसका नाम था और अब देखिए सेवा तीर्थ इसका नाम रखा गया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को ये कहते भी हैं कि मैं सेवा करने के लिए हूं और अब उसी तरीके से उन्होंने अपने कार्यालय का नाम भी चयन किया है। उस सेवा तीर्थ के पट्टिका का अनावरण किया जा रहा है और कई मंत्रालय के काम देखिए यहीं से होने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पे सेवा तीर्थ से ही अब सारे काम होने वाले हैं और नागरिकों की जितनी भी यहाँ पे नागरिकों के जितने भी काम हैं वो सारे यहाँ से ही किए जाएंगे। उनके कामों को अब नए पते से नई बिल्डिंग से यहां पर किया जाएगा और जो इसका नाम है वो देखिए अब बदल गया है और पीएम ऑफिस का नाम बदलकर अब इसे सेवा तीर्थ रखा गया है और सेवा तीर्थ से ही मोदी सरकार चलने वाली है। यानी कि जो आम नागरिकों के जितने कामकाज हैं वो सभी यहीं से होने वाले हैं। मंत्रालयों के जो कई काम है वो यहां से होने वाले हैं और सेवा तीर्थ पट्टिका का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और यह सीधी तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, क्योंकि नागरिकों की सेवा ही सरकार की पहली प्राथमिकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस नाम का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि वो कहते भी कि मैं सेवादार हूं, सेवा करने के लिए आया हूं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और कार्यालय का नाम बदल दिया गया है और अब पीएम ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ होने वाला है और इसका नाम बदला गया है और साथ ही देखिए पट्टिका का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सेवा तीर्थ की पट्टिका का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सेवा तीर्थ जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ की शुरुआत की और बटन दबाकर देखिए किस तरीके से इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है पट्टिका का। और ये सीधी तस्वीर राजधानी दिल्ली से जहां पे पट्टिका का अनावरण किया गया। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने मंच से गृह मंत्री को ग्रहण मंत्री बताया और प्रदेश में बढ़ती हिंसा, नशे के कारोबार का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, नक्सलवाद का सफाया हो रहा है और कांग्रेस की पिछली सरकार में ही प्रदेश की सुरक्षा और अस्मिता प्रभावित होती थी। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर के अब खूब सियासत हो रहा है और देखिए अब किस तरीके से बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रदेश की सुरक्षा को लेकर आमने सामने आ गए।
इस प्रदेश के हम गृह मंत्री कह रहे थे, लेकिन युवाओं की तरफ से बात आई है ग्रहण मंत्री। जिस दिन से ये ग्रहण मंत्री ने कुर्सी पर बैठे हैं, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लगातार हिंसा हो रही है, नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। क्या क्या नहीं चलता प्रदेश में। आज हमारे रायपुर के बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि कोकीन का नशा हो रहा है, ड्रग्स का नशा हो रहा है, कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके संरक्षण में बढ़ावा दिया जा रहा है? ग्रहण मंत्री के। और ये ग्रहण मंत्री डराने की कोशिश करते हैं, ये भाजयुमों के लड़के डराने की कोशिश करते हैं, ये एबीवीपी के लड़के डराने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा डरने की जरूरत नहीं है साथियों। हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था बहुत तीव्र गति के साथ सुदृढ़ हो रही है। और आप देख भी रहे हैं नक्सलवाद कितना बड़ा समस्या था, इसके लिए वो कितना मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत करके आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्ति के कगार पे है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत चुस्त और दुरुस्त है। और निश्चित ही जब दिया बुझता है तो थोड़ी फड़फड़ाहट होती है, बस उसी प्रकार से है। निश्चित ही जो अपराधीगण हैं वो बहुत जल्द और अच्छे से इसकी व्यवस्था हो जाएगी। शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत बरखेड़ा गांव के वन परिक्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन की सूचना पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के दौरान कोल माफिया ने विवाद कर मारपीट शुरू कर दी। सुहागपुर थाना क्षेत्र के खितौली बुट में यहां पर सोन नदी के घोड़सू नाला से अवैध कोयला ले जा रहे वाहन को रोकते ही वाहन मालिक चिंटू परिहार अपने 30 से 40 साथियों के साथ यहां पर पहुंच गया और वन अमले और ग्राम वन समिति के सदस्यों को धमकाकर उमरटोला तिराहे पर कोयला अनलोड कर वाहन छुड़ा ले गया, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। वाइल्ड ऑपरेशन की पेट्रोलिंग अभी चल रही है, जो पूरे मध्य प्रदेश में ही लागू है। उसी की गश्ती करते हुए जब जा रहे थे तो उसी के दौरान बड़खेड़ा गांव में यही कोल माफियों ने जो गांव वालों के साथ अभद्रता करके ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा ले गए थे और 9 फरवरी को रेंज ऑफिसर से भी छुड़ा ले गए थे, वही उनके ही द्वारा पुनः हमारे रेंजर साहब की गाड़ी को रोका गया, जबरदस्ती उनको गाली गलौज मारपीट किया गया और धमकाया गया। ये रामनरेश विश्वकर्मा रेंजर दक्षिण वन मंडल शहडोल के द्वारा थाना सुहागपुर पर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो अपनी टीम के साथ भ्रमण पे थे, उसी दौरान बड़खेड़ा गांव के आसपास के लोगों के द्वारा उनसे विवाद किया गया। उनके जब आवेदन दिया गया तो उनमें उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उन्हें कथन के लिए बुलाया जा रहा है, परंतु वो कथन के लिए उपस्थित नहीं हुए। जैसे वो कथन देंगे उसके आधार पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। जबलपुर में डॉक्टर हेमलता की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां मामले को एसडीएम कोर्ट में पंजीबद्ध कर लिया गया है और कोर्ट ने डॉक्टर हेमलता की दोनों बहनों डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन और साथ ही नगर निगम के संपदा विभाग को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। सभी को 2 से 3 दिनों के भीतर नोटिस की तामील कर दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और बताया जा रहा है कि डॉक्टर हेमलता के बेटे और पति की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मामले में 11,000 वर्ग फीट संपत्ति डॉक्टर सुमित जैन और उनकी पत्नी के नाम दान किए जाने और दूसरे हिस्से की वसीयत एक धार्मिक संस्था के नाम किए जाने का खुलासा हुआ। वहीं संपत्ति को कथित रूप से धोखे से दान कराए जाने की शिकायत भी सामने आई है, जिसकी अब एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोंडागांव से लगे ग्राम कोकोड़ी स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में फैल रही बदबू को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात सैकड़ों ग्रामीणों ने प्लांट परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद आज सुबह फिर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और दोबारा से नुकसान पहुंचाया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालात नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झुमाझटकी भी सामने आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लांट की ओर जाने वाले तीनों रास्तों को जाम कर दिया, जिससे तनाव और अधिक बढ़ गया। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में फिलहाल तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। राजधानी रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पे 2 बाइक की टक्कर हुई और इस भीषण हादसे में
पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 2 बाइकों के बीच में टक्कर हुई और गति देखिए, दोनों ही बाइक की बहुत ज्यादा थी। ऐसे में नियंत्रण समय पर नहीं किया गया। दोनों बाइक के बीच में आमने सामने की यह टक्कर हुई, जिसमें पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है। गरियाबंद में प्रशासन ने 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया है। मैनपुर के 57 और देवभोग के 43 ग्राम पंचायतों का वेतन रोक दिया गया है और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि दरअसल कार्य प्रगति पर नहीं थी, संतोषजनक कार्य नहीं करने की वजह से यह फैसला उठाया गया। यह कदम प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं में सुस्ती को देखते हुए उठाया गया है। जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर ने सचिवों को काम में तेजी लाने के भी सख्त निर्देश दिए। तो देखिए, 100 ग्राम पंचायतों के सचिवों के वेतन को रोक दिया गया है और दरअसल काम में प्रगति नहीं थी। इन पंचायत सचिवों के ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, तय समय सीमा के भीतर नहीं किया, काम में लापरवाही बरती गई थी, कई सारी अनियमितताएं थी, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बलरामपुर जिले के कड़ा गांव में सैकड़ों ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। आजादी के बाद से उन्होंने कहा कि अब तक गांव में बिजली न होने की समस्या है और ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द विद्युत कनेक्शन देने की मांग की है। कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए विभागीय अधिकारियों से शीघ्र समाधान करने को भी कहा है और अधिकारियों ने गांव में जल्द विद्युतीकरण पर भरोसा भी दिया और कहा कि जल्द ही ग्रामीणों तक बिजली पहुंचाई जाएगी, क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी, जिसके बाद अब अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जल्द ही गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। हमारे यहाँ जब से भारत देश आजाद हुआ है तभी से हमारे यहाँ अंधेरे में पूरे ग्रामवासी जी रहे हैं, लाइट के बिजली के बिना। और अभी तक हमारे यहाँ बिजली का कोई इतना भी आवेदन दिए हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट में दिए, पहले बिजली विभाग में दिए, अभी तक हमारे यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं हुआ। 2 साल पूर्व में खंभा गड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसमें अभी तक तार नहीं खिंचाया है। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि तत्काल बोले हैं कि तत्काल इस काम को चालू करवाएं। अगर हमारे यहाँ तत्काल इस काम को चालू नहीं हुआ 8 दिन 10 दिन के अंदर, तो हम लोग धरना देने के लिए पूरा ग्रामवासी तैयार है। गांव के लोग आए थे और मैं भी कांडा विजिट किया था, तो वहाँ पे पोल लगे हुए हैं लेकिन तार नहीं खींचे हैं। तो ई को उसमें निर्देश दिया है। उनका ये कहना था कि बजट में अभी नहीं है, वो लैप्स हो गया पैसा, तो प्रावधान कराएंगे और उसको हम जल्दी कराएंगे। कहीं कोई इश्यू नहीं है। सेंचुरी वालों से बात हो गया, वो भी एग्री हैं और काम अगर हमको बजट मिलता है तो इसी सीजन में हमारा कराने का प्रयास है। तो आज से मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हो रही है और सीएम विष्णुदेव साई मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। रोपा खार जलाशय के समीप आज से 15 फरवरी तक महोत्सव आयोजित होगा और छत्तीसगढ़ के शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में यह कार्यक्रम होने वाला है और सीएम विष्णुदेव साई इसका शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही देखिए, भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की विशेष प्रस्तुति भी होने वाली है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ का शिमला गुलजार होने वाला है। कई सारे कार्यक्रम यहां पर किए जाएंगे और सीएम विष्णुदेव साई मैनपाट महोत्सव की आज शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, आज से मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हो रही है और सीएम विष्णुदेव साई इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम यहां पर किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ नेताओं की भूमिका अहम होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता अब चुनावी मोर्चा संभालने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव को असम की 9 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही ओपी चौधरी और विजय बघेल को 10-10 सीटों की कमान सौंपी गई है। संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल की 56 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही विधायक राजेश मूणत को भी पश्चिम बंगाल में अहम जिम्मेदारी दी गई है और वरिष्ठ नेता शिव रतन शर्मा को भी अब अहम जिम्मेदारी सौंपी गई।
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम की सोच और विचार रखता है। तो निश्चित ही पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही लगातार ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेतागण हैं, हमारे सम्मानीगण हैं, उनको विभिन्न प्रदेश की जिम्मेदारियां मिल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ का एक एक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ रूप से भारतीय जनता पार्टी के और देश की सेवा करता है। सिवनी जिले के झिलमिली ग्राम में उस समय उत्सव जैसा माहौल बन गया जब सिवनी विधायक दिनेश राय अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। गांव पहुंचते ही उत्साहित ग्रामीणों ने उन्हें घोड़े पर सवार कर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए और पूरा माहौल उत्साह में भर गया। जनसंपर्क यात्रा के दौरान विधायक ने लोगों से मुलाकात कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। वहीं उनका घोड़े पर सवार स्वागत कार्यक्रम अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वहीं कुछ दिन पहले केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने भी अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान घोड़े की सवारी की थी और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पे विधायक जी का स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ में विधायक दिनेश राय का भव्य स्वागत किया गया है। तो दो कदम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BS TV। धन्यवाद।